इस गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों को देख रहे हैं, मतलब कुछ हाथ से बने नोट्स और चार्ट्स हैं, और इनके जरिए हम भारतीय संविधान की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। और ये स्रोत वाकई दिलचस्प हैं। मतलब ये संविधान, जैसे आप जानते हैं, काफ़ी जटिल विषय के कुछ अहम हिस्सों को, जैसे ये बना कैसे, इसके मुख्य विचार कहाँ से आए और इसकी संरचना क्या है, उसे सरल तरीके से पेश करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन, कह सकते हैं, यह है कि इन स्रोतों की मदद से संविधान के प्रमुख विचारों के स्रोत क्या थे, उसकी बनावट, मतलब भाग और अनुच्छेद, और फिर ये जो अनुसूचियां हैं उनकी मुख्य बातों को न सिर्फ जाने बल्कि उनके पीछे की सोच क्या थी उसे भी समझें। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये कि ये जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा, ये आखिर किन विचारों की बुनियाद पर खड़ा है? इसके स्रोत क्या हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है शुरू करने के लिए। देखिए, स्रोत साफ तौर पर दिखाते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो किसी एक देश से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया। लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है, इसे महज नकल या कट पेस्ट समझना वो सही नहीं होगा। अच्छा। ये असल में दुनिया भर में आजमाए हुए जो सफल संवैधानिक विचार थे, उनको भारतीय जमीन, यहाँ की जो ज़रूरतें थीं, जो चुनौतियाँ थीं, उसके हिसाब से ढालने की एक बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। हाँ, ये स्रोत एक तरह से दिखाते हैं कि ये जैसे अलग अलग रंगों के धागों से बुना हुआ एक मजबूत कपड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और इन धागों में एक सबसे मोटा धागा तो शायद ब्रिटिश राज के दौरान का ही था। मेरा मतलब है भारत शासन अधिनियम 1935। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट या ढांचा ही मानते हैं। अच्छा। यहीं से हमें संघीय व्यवस्था का विचार मिला, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की जो संरचना है, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो आज भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ है। हाँ, बिल्कुल। राज्यपाल का पद और बहुत सारे प्रशासनिक नियम कायदे वो सीधे तौर पर 1935 के एक्ट से लिए गए। तो ये एक तरह की तैयारशुदा नींव थी, कह सकते हैं, जिस पर बाकी इमारत खड़ी की गई। तो ये तो हुई नींव, फिर इस पर दुनिया भर से ईंटें और गारा आया। शोध बताते हैं कि ब्रिटेन, जहां से हम आजाद हुए, वहीं से हमने संसदीय प्रणाली ली। जी। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था, बिल्कुल, जो आज तक चल रही है। और एकल नागरिकता का विचार भी वहीं से। सही कहा। संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि हम उससे पहले से परिचित थे, वो सिस्टम चल रहा था एक तरह से। और एकल नागरिकता वो देश की एकता के लिए जरूरी समझी गई, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। ये विचार हमने अमेरिका से लिया। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी वहीं से प्रेरित है। न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें ये जांच सकती हैं कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के दायरे में है भी या नहीं। बिल्कुल। और ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। ये विचार इसलिए भी अहम था क्योंकि हमारे नेताओं ने औपनिवेशिक काल में राज्य की असीमित शक्ति देखी थी, है ना? और वे नागरिकों को उससे सुरक्षा देना चाहते थे। सही बात है। अच्छा, और आयरलैंड का भी जिक्र है स्रोतों में। वहां से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मौलिक अधिकार तो नागरिकों को सीधे मिलते हैं और उन्हें लागू करवाने के लिए अदालत जाया जा सकता है। जी। नीति निदेशक तत्व वो एक तरह से सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। एक लक्ष्य है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा वगैरह वगैरह। ये सीधे तौर पर कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन नीतियां बनाते समय सरकार से ये अपेक्षा की जाती है कि वो इन्हें ध्यान में रखेगी। और हाँ, आयरलैंड से ही राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका और राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया भी ली गई। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। स्रोत जर्मनी के वाइमर संविधान का भी उल्लेख करते हैं। वहां से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान लिया गया। ये थोड़ा मतलब चिंताजनक नहीं लगता? ये प्रावधान जरूर गंभीर है, लेकिन इसके पीछे की सोच शायद देश की सुरक्षा और एकता को असाधारण परिस्थितियों में बनाए रखना था। संविधान निर्माताओं ने संतुलन बनाने की कोशिश की। हालांकि इस प्रावधान का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर बहस तो हमेशा होती रही है। हाँ, वो तो है। यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था अपनाई। अच्छा,
ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की विशालता और विविधता को देखते हुए देश को एक साथ रखने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र जरूरी समझा गया। इसीलिए जो बची खुची सारी शक्तियां हैं, रेजिड्यूरी पावर्स, जो किसी सूची में नहीं है, वो केंद्र को दी गई। अच्छा, तो ये बड़े देश तो हो गए। इनके अलावा क्या कुछ और देशों से भी प्रेरणा ली गई? स्रोत कुछ और नाम भी दिखाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कई बार छोटे योगदानों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन वे भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को कानून में जो तय प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ली गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संविधान समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुरूप ढल सकता है। हाँ, वरना वो स्थिर हो जाता। बिल्कुल। और वहीं से राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का तरीका भी लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र है, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ये क्या चीज है? समवर्ती सूची यानी ऐसे विषयों की लिस्ट जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन वगैरह। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो आमतौर पर केंद्र का कानून मान्य होता है। ये सहयोग और लचीलेपन की गुंजाइश देता है। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की जो खास भाषा है वो भी प्रेरित है। फिर पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार लिया गया, जो बाद में संविधान में जोड़े गए। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी वहीं से प्रेरित है। और फ्रांस? हाँ, फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो हमारी प्रस्तावना के आदर्श बने। और वहीं से हमने गणराज्य, रिपब्लिक का ढांचा लिया, यानी देश का प्रमुख कोई वंशानुगत राजा या रानी न होकर चुना हुआ राष्ट्रपति होगा। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान वाकई एक ग्लोबल दस्तावेज है, लेकिन जिसे पूरी तरह भारतीय सांचे में ढाला गया है। बिल्कुल। अब जब ये सारे विचार इकट्ठे हो गए तो इन्हें व्यवस्थित कैसे किया गया? स्रोत संविधान की संरचना, उसके भागों, पार्ट्स और अनुच्छेदों, आर्टिकल्स के बारे में बताते हैं। सही कहा। इतने सारे विचारों और नियमों को एक व्यवस्थित रूप देना बहुत जरूरी था, वरना सब खिचड़ी बन जाता। हाँ। तो संविधान को मूल रूप से 22 भागों यानी पार्ट्स में बांटा गया है। हर भाग एक खास विषय से जुड़े अनुच्छेदों, आर्टिकल्स को एक साथ रखता है। जैसे आप किसी किताब में अलग अलग अध्याय देखते हैं ना? जी बिल्कुल। वैसे ही यहाँ अलग अलग भाग हैं। इससे संविधान को समझना, उसका हवाला देना और उसका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ये कोई बेतरतीब संग्रह नहीं है, बल्कि एक बहुत तार्किक संरचना है। स्रोत में एक तालिका भी दी है, हाँ। जिसमें कुछ उदाहरण है। जैसे भाग 1 बताता है कि भारत क्या है, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। हाँ। फिर भाग 2 नागरिकता के नियमों से जुड़ा है, अनुच्छेद 5 से 11। और भाग 3, जिसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, वो मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। बिल्कुल। भाग 3 तो नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसके ठीक बाद आता है भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, अनुच्छेद 36 से 51, जो सरकार के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। फिर भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A है, जो नागरिकों से अपेक्षित है। ये शुरुआती भाग मिलकर ही राज्य और नागरिकों के बीच के रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। स्रोत कुछ और भागों का भी जिक्र करते हैं जो आम जानकारी के लिहाज से भी काफी अहम है। जैसे भाग 15, जो चुनावों की पूरी प्रक्रिया से जुड़ा है, अनुच्छेद 324 से 329A तक। हाँ, चुनाव आयोग वगैरह। जी। फिर भाग 17 राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। भाग 18 आपातकालीन प्रावधानों, इमरजेंसी प्रोविजंस का जिक्र करता है। और भाग 20 ये बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, अनुच्छेद 368। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये संरचना कितनी व्यापक है। ये सिर्फ केंद्र और राज्यों की सरकारों भाग 5 और 6 तक ही सीमित नहीं है। ये नीचे तक जाती है। भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9A में नगर पालिकाएं, भाग 9B में सहकारी समितियां, यहाँ तक कि अलग अलग तरह के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों मतलब ट्राइब्यूनल्स का भी प्रावधान है। भाग 14A ये दिखाता है कि संविधान निर्माता शासन के हर स्तर और हर पहलू के बारे में सोच रहे थे। सही है।
तो हमने देखा कि संविधान के विचार कहाँ से आए, मतलब स्रोत क्या थे, और उन्हें कैसे व्यवस्थित किया गया, यानी भाग और अनुच्छेद। लेकिन स्रोत एक तीसरी चीज का भी जिक्र करते हैं, अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स। ये क्या है? क्या ये बस आखिर में जोड़ी गई कुछ लिस्ट हैं? इन्हें सिर्फ लिस्ट या परिशिष्ट यानी अपेंडिसेस कहना इनकी अहमियत को थोड़ा कम करना होगा। हाँ, ये संविधान के अंत में जोड़ी गई हैं और मूल संविधान में 8 थीं, अब 12 हैं। लेकिन इनका एक खास मकसद है। अच्छा, क्या? अनुसूचियों में वो विवरण, वो सूचियां या नियम होते हैं जो या तो बहुत लंबे थे या जिन्हें मुख्य अनुच्छेदों में डालना सही नहीं लगता, वरना अनुच्छेद बहुत बोझिल हो जाते। ये संविधान के कई प्रावधानों को व्यावहारिक रूप देने और उन्हें स्पष्ट करने का काम करती हैं। मतलब ये मुख्य पाठ को साफ सुथरा रखने में मदद करती हैं, जबकि जरूरी विवरण भी उपलब्ध कराती हैं। अच्छा, समझ गया। स्रोत में इनका भी एक चार्ट है। शुरुआती कुछ अनुसूचियां तो काफी बुनियादी जानकारी देती हुई लगती हैं। हाँ, वो नींव तैयार करती हैं एक तरह से। पहली अनुसूची में बस भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके भौगोलिक क्षेत्र की सूची है। बहुत सीधी बात। दूसरी अनुसूची में कुछ प्रमुख संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, जज आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों का जिक्र है। इन्हें अलग रखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि वेतन वगैरह समय के साथ बदल सकते हैं, तो मुख्य संविधान को बार-बार छेड़ने की जरूरत न पड़े। अच्छा, ये तो सोचा नहीं था। और तीसरी अनुसूची? तीसरी में विभिन्न पदों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब ओथ्स और एफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। ये दिखाता है कि संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से किस निष्ठा और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। जी। और चौथी अनुसूची ये तय करती है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। ये भारत के संघीय ढांचे का एक अहम पहलू है, जो राज्यों को संसद के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व देता है। तो ये शुरुआती अनुसूचियां व्यवस्था को स्थापित करती हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि बाद में 4 और अनुसूचियां जोड़ी गईं। इसका मतलब है कि संविधान बनने के बाद नई जरूरतें महसूस हुईं। बिल्कुल, और यही तो दिखाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है ना? ये बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल सकता है। 9वीं अनुसूची तो पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ, इसका उद्देश्य था भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाना, ताकि जमींदारी प्रथा को खत्म किया जा सके। हालांकि बाद में अदालतों ने ये साफ कर दिया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी समीक्षा हो सकती है अगर वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। और 10वीं अनुसूची, इसका जिक्र तो अक्सर राजनीति में आता रहता है, दल बदल विरोधी कानून। हाँ बिल्कुल, इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। उस दौर में विधायकों और सांसदों का एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाना बहुत आम हो गया था, जिससे सरकारें अस्थिर हो रही थीं। तो ये कानून इसी आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था। हालांकि ये कितना सफल रहा है, इस पर तो बहस जारी ही रहती है। वो तो है। फिर 11वीं और 12वीं अनुसूचियां ये एक साथ आईं 1992 में 73वें और 74वें संशोधनों से। इनका क्या मकसद था? इनका मकसद था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना, यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना और ज्यादा शक्तियां देना। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय दिए गए हैं जिन पर उन्हें काम करने का अधिकार है, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, पीने का पानी, सड़कें वगैरह। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय हैं, जैसे शहरी योजना, सफाई, जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में बहुत बड़े कदम थे। स्रोत 8वीं अनुसूची का भी जिक्र करते हैं, जो भाषाओं से जुड़ी है। हाँ, 8वीं अनुसूची उन भाषाओं की सूची है जिन्हें भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए इसमें समय समय पर और भाषाएं जोड़ी गईं। अच्छा, कौन कौन सी? स्रोत बताते हैं कि पहले सिंधी को जोड़ा गया 21वें संशोधन से, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को एक साथ 71वें संशोधन से, और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संशोधन से। अब इस सूची में 22 भाषाएं हैं। ये भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है ना? बिल्कुल। इन 12 अनुसूचियों को याद रखने के लिए स्रोत में एक मजेदार तरीका भी दिया है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या आप इसे जल्दी से समझा सकती हैं?
हाँ, ये बस एक एक्रोनिम है, याद रखने का एक तरीका। टी से टेरिटरीज पहली अनुसूची, ई से एमोल्यूमेंट्स वेतन दूसरी, ए से एफर्मेशंस ओथ्स शपथ तीसरी, आर से राज्यसभा सीट आवंटन चौथी, एस से शेड्यूल्ड एरियाज अनुसूचित क्षेत्र पांचवी, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज अन्य जनजातीय क्षेत्र छठी, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर शक्तियों का बंटवारा सातवीं, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस आठवीं, एल से लैंड रिफॉर्म्स नौवीं, डी से डिफेक्शन दल बदल 10वीं, पी से पंचायत्स 11वीं और एम से म्युनिसिपैलिटीज 12वीं। बस एक मेमोरी ट्रिक है। बढ़िया। आपने एस से फेडरल स्ट्रक्चर यानी 7वीं अनुसूची का जिक्र किया। स्रोत बताते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये भारतीय संघवाद की रीढ़ है, कह सकते हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी मतलब कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा करती है। इसमें 3 सूचियां हैं। हाँ, 3 लिस्ट हैं। जी। पहली संघ सूची यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा, रेलवे वगैरह। ठीक है। दूसरी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, इस पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन। और तीसरी है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें साझा महत्व के विषय हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह, ट्रेड यूनियन। अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो संसद का कानून मान्य होता है। अच्छा। ये पूरी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। हालांकि ये माना जाता है कि झुकाव केंद्र की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? आज हमने जो स्रोत देखे वो बताते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया भर के विचारों से प्रेरित एक विशाल दस्तावेज है। जी। इसकी एक सोची समझी संरचना है, भागों और अनुच्छेदों में बटी हुई, और इसमें अनुसूचियां भी हैं जो जरूरी विवरण देती हैं। ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तस्वीर बनाते हैं एक ऐसे संविधान की जो वैश्विक ज्ञान का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, लेकिन साथ ही भारत की जो अनूठी ज़रूरतें हैं, यहाँ की जटिलताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से तैयार किया गया है। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश को चलाने, यहाँ के नागरिकों को अधिकार देने और सरकार को दिशा दिखाने का एक व्यापक ढांचा है। और जैसा कि हमने अनुसूचियों और संशोधनों के जिक्र में देखा, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक विकसित होता दस्तावेज है। बिल्कुल, ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें स्थायित्व भी है और लचीलापन भी। ये उन बुनियादी मूल्यों को थामे रखता है जिन पर देश खड़ा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर संशोधनों और न्यायिक व्याख्याओं के जरिए खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढाल भी लेता है। और इस ढांचे को समझना ही आधुनिक भारत के शासन, यहाँ के लोगों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने की कुंजी है। तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है जो इन स्रोतों को देखने के बाद मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हमारे संविधान के इतने सारे विचार और प्रावधान, आप देखिए संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व, संघीय ढांचा, ये सब दुनिया के अलग अलग कोनों से लिए गए हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो भारतीय संविधान को उसकी आत्मा में, उसके अमल में सचमुच अद्वितीय या खास तौर पर भारतीय बनाती है? ऐसा क्या है जो सिर्फ यहीं का है? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका जवाब सिर्फ लिखे हुए शब्दों में नहीं है। शायद ये उन विशिष्ट भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में छिपा है जिनके बीच इन वैश्विक विचारों को अपनाया गया, उनकी व्याख्या की गई और उन्हें लागू किया गया। संविधान की असली भारतीयता शायद उसके प्रावधानों से ज्यादा उसके निरंतर चलने वाले अमल और व्याख्या में बसती है। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। आज के इस चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इन स्रोतों के विश्लेषण से भारतीय संविधान की रूपरेखा को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी।